साथियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 10th के हाफ ईयरली के एग्जाम है उसमें हिंदी की जो ग्रामर है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इस पूरे वीडियो में जो है हम आपकी जो पूरी ग्रामर है हिंदी की उसको कंप्लीट कर लेंगे और इसी में से जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, शायद इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पद की। तो पद में देखिए, पद में आपको सिर्फ ये एक दो क्वेश्चन याद करने हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है पद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए, या पद किसे कहते हैं, पद के भेदों का जो है नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द को प्रदान की जाती है उसे पद कहते हैं। और पद जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आपको याद करना है। एक आपको ये याद करना है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपनाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि कोई संस्कृत का शब्द है और उसको हिंदी में जो है बिना परिवर्तन यानी कि डायरेक्ट उसको ऐसे के ऐसे यूज कर लिया जाता है तो उसको जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कर्म है, कर्ण है, सर्प है, ग्रह है आदि, ये शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। इसके बाद देखिए हम संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा जो है विकारी शब्द में आती है। अब देखिए सबसे पहले हम संज्ञा की जो है परिभाषा की बात करेंगे। आपसे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के जो भेद हैं वो आपसे जो है पूछा जाएगा। इस देखिए संज्ञा की जो परिभाषा है वो होती है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति है या कोई पदार्थ का गुण है, धर्म है, नाम है, स्वभाव है या कोई स्थान का जो नाम है उनको ही जो है संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण की बात करें जैसे भारत है, भारत एक देश का नाम है, यानी कि एक तरह से स्थान हम इसको मान सकते हैं। हिमालय है, हिमालय भी एक स्थान है। राम है, राम किसी व्यक्ति का जो है नाम है। और जयपुर एक स्थान है। मेज क्या है, एक वस्तु है। पानी क्या है, पानी भी जो है एक पदार्थ का गुण है। ठीक है, जैसे बुढ़ापा है, ममता है, ममता क्या है, एक स्वभाव है। और आम है, आम एक वस्तु का नाम है। तो इस तरह से ये जो क्या कहलाएंगे, ये हमारे संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संज्ञा के भेद की। तो देखिए संज्ञा के जो है मुख्य रूप से तीन भेद जो है माने जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब इसके बारे में देखिए आपसे इन तीनों संज्ञाओं की जो है परिभाषा भी जो है पूछी जा सकती है, इसलिए हम जो है तीनों की जो परिभाषा जो है हम करेंगे यहाँ पर। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की एक वस्तु, एक स्थान या एक व्यक्ति का जो है बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि मान लो कि कोई एक ही जाति है, एक वस्तु है या एक स्थान है या एक व्यक्ति है, तो अगर हम उसको जो है संबोधित कर रहे हैं तो वो वहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो कमल है, ठीक है, कमल क्या है, एक ही जाति है। और रमेश है, रमेश एक ही व्यक्ति है। रमा, रमा भी जो है एक ही स्त्री है। अरावली, अरावली जो है एक वस्तु का समूह यानी कि अरावली पर्वतमाला। गंगा, गंगा क्या है, एक नदी है। भारतवर्ष, दूध, दूध भी क्या है, एक वस्तु है। जयपुर, जयपुर भी क्या है, एक स्थान है। यानी कि एक समूह या एक स्थान की या एक व्यक्ति की हम बात करें तो वहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो देखो इनमें कमल एक पुष्प का नाम है, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, रमा एक स्त्री का नाम का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपके पास कोई भी शब्द आए आप आसानी से इसको जो है कर पाएंगे। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए इनमें तो जो है नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। जैसे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ गया तो जिस संज्ञा से किसी एक जाति, एक वर्ग या समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है। ध्यान रखना, पहले जो व्यक्तिवाचक है उसमें केवल एक वस्तु, एक स्थान का बोध करा रहा है, यहाँ पर उस समूह की सभी वस्तुओं का बोध करा रहा है। यानी कि एक से ही हम बात करें, जैसे हमने बोल दिया कि फल, अब फल देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, क्लियर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि आम, अब आम तो देखिए एक ही उसका बोध करा रहा है कि हाँ आम, तो उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे पर्वत है। अब पर्वत देखिए बहुत सारे पर्वत होते हैं, बहुत सारे, जैसे हमने पर्वत लिख दिया तो बहुत सारे पर्वतों का यहाँ पर समूह जो है माना जाता है। नदी है, नदी भी देखिए बहुत सारी होती हैं। नगर है, नगर भी बहुत सारे होते हैं। पक्षी भी बहुत सारे होते हैं।
फूल भी जो है बहुत सारे होते हैं, बंदर है, बंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लड़का है। अब यहाँ पर हमने लड़का की बात करी है तो लड़का देखिए बहुत सारे जो है बहुत सारे होते हैं। अगर मैं किसी प्रॉपर का नाम लेता जैसे कि रमेश है, रमेश एक लड़का, तो रमेश जो है एक का नाम आ रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि लड़का तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे देश है, देश भी बहुत सारे होते हैं, तो इन जगह पर यानी कि ये जो है किसी वस्तुओं का जो है एक समूह का बोध करा रहे हैं, ये होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण के बारे में पता चले, उसके दोष के बारे में पता चले, या धर्म के बारे में, या अवस्था के बारे में, या भाव के बारे में, या विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता हो, उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उसका हमें गुण बता रहा है, जैसे कि अच्छी है, बुरी है, कड़वी है, मीठी है। ठीक है, कोई दोष बता रहा है जैसे कड़वी है या ये बुरा है, कोई धर्म बता रहा है, कोई अवस्था बता रहा है कि ये द्रव अवस्था है या कौन सी अवस्था है, भाव बता रहा है, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, तो उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है मिठास, मिठास देखिए एक व्यक्ति की एक वस्तु का जो है ये गुण बता रहा है। ठीक है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा एक अवस्था है, लिखावट है, इसके बाद बचपन है, प्रसन्नता है, दुख, भय आदि, ये जो क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको ये संज्ञा वाला जो पार्ट है करना है, और इसी में से जो है आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे सर्वनाम की। अब सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम की भी आपको परिभाषा और इसके कितने प्रकार है वो आपको याद रखने हैं। देखिए सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि जिस शब्द का प्रयोग है संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं संज्ञा के स्थान पर, वो ही सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि, ये सब देखिए किस, जैसे मान लो कि मेरा नाम मनीष है। ठीक है, अब मनीष की जगह पर मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया कि संज्ञा शब्द के स्थान पर ये मैं जो है यूज हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसके भेद की बात करेंगे। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। तो आप इसकी परिभाषा और इसके भेद याद कर लेना, यही इसमें से जो है पूछा जाता है। इसके बाद हम विशेषण की बात करेंगे। तो ये सारे जो सर्वनाम है, विशेषण है, ये सब जो है संज्ञा से ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है विशेषण की, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जैसे कोई संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बता रही, जैसे मान लो कि सुंदर बालक। अब देखिए बालक कैसा है, सुंदर है, यानी कि बालक की यहाँ पर जो है प्रशंसा की जा रही है या विशेषता है जो है बताई जा रही है कि सुंदर बालक है या बदसूरत बालक है, तो ये क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। अब यहाँ पर विशेषण क्या हुआ, सुंदर जो है वो विशेषण कहलाएगा। जैसे है पीली साड़ी, यानी कि साड़ी जो है पीली है। अब यहाँ पर जो पीली शब्द है वो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। इसके बाद है पाव भर दही, यानी कि पाव भर दही लाओ, तो पाव भर जो है ये यहाँ की इसकी मात्रा बता रहा है या विशेषता बता रहा है, तो जो पाव भर है यहाँ पर विशेषण कहलाएगा। इस तरह से जो है ये विशेषण है। विशेषण के बाद जो है इसके भेद जो है 4 माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो अब क्या करेंगे, इनके चारों पार्टों को जो है करेंगे, क्योंकि इसके प्रकार भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। तो देखिए ये क्या होता है कि जो शब्द किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो है जिस तरह से हमारी संज्ञा में परिभाषा छुपी हुई थी नाम में ही, उसी तरह से इसमें भी जो है इसकी परिभाषा छिपी हुई है। गुण है तो यानी कि ये किसी वस्तु या व्यक्ति का रूप के बारे में, रंग के बारे में या गुण के बारे में विशेषता बताएगा, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें कि यह सुंदर गाय है। अब यहाँ पर देखिए सुंदर, सुंदर जो शब्द आ रहा है वो एक गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद है यह लाल फूल है, तो ये देखिए रंग के बारे में बात कर रहा है, तो लाल यहाँ पर जो है विशेषण है। इसके बाद उमाकांत चतुर विद्यार्थी है, चतुर देखिए ये इसका एक गुण है, तो ये भी जो है गुणवाचक विशेषण है। इस तरह से आपको गुणवाचक विशेषण ध्यान में रखना है। इसके बाद हम संज्ञावाचक की बात करेंगे। तो देखिए संज्ञावाचक जो विशेषण है इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। देखिए नाम में ही जो है परिभाषा है, संख्या लिखी हुई संज्ञावाचक है, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञावाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे मान लो कि जैसे हम बात करें कि 5, 7, पहला, दूसरा, ये सब जो है इसकी परिभाषा बता, इसकी जो है संख्या बता रहे हैं संज्ञा की, तो ये संख्यावाचक विशेषण होंगे। यहाँ पर इसने जो है अलग अलग इसके पार्ट भी दे रखे हैं, तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप करो या मत करो, बस आप ये याद रख लेना कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे। इसके बाद आपके पास आता है अगला परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए ये क्या होगा कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि आप कोई जो है पदार्थ को माप रहे हैं या तोल रहे हैं, किसी का वजन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हम लिखेंगे वो जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे मान लो, जैसे बोला थोड़ा दूध, अब यहाँ पर थोड़ा दूध है, तो थोड़ा जो शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद है पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा, यानी कि ये जो है नापतोल जहाँ यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये परिमाणवाचक जो है विशेषण कहलाएंगे। इसके बाद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो विशेषण शब्द या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें जो है संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए चारों में ही जो है नाम में यहाँ पर परिभाषा छुपी हुई है। अब देखिए ये विशेषण जो है सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इस कारण इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी जो है कहते हैं। देखिए संकेत कर रहा है, जैसे मान लो कि यह मेरी पुस्तक है। अब कोई पुस्तक रखी हुई है और हम बोल रहे हैं कि यह पुस्तक जो है मेरी है, तो यानी कि हम जो है उस पुस्तक की ओर जो है संकेत कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो यह शब्द है वो क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे वह तुम्हारा मकान है, तो हम किसी का मकान बता रहे हैं कि वह, तो यहाँ पर जो वह शब्द आ रहा है ये भी क्या होगा, एक संकेतवाचक विशेषण होगा। तो इस तरह से आपके विशेषण हैं। इसके बाद विशेषण से जो है क्या पूछा जा सकता है कि विशेषण किसे कहते हैं, जो कि हम कर चुके हैं कि जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो कि विद्यालय में पढ़ने वाले जो है अच्छे बच्चे हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, शहर के बहुत से लोग ईमानदार नहीं होते। तो यहाँ पर जो अच्छे और ईमानदार शब्द है ये क्या है, विशेषण है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विशेष्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष्य कहा जाता है। अब अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्दों को ही जो है विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय, अब यहाँ पर देखिए काली तो गाय है, यानी कि काली तो यहाँ पर विशेषण है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, गाय की, तो गाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ कि सुंदर लड़का, ठीक है, सुंदर लड़का। अब यहाँ पर देखिए हम बात करें सुंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सुंदर तो यहाँ पर विशेषण होगा। विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़का की, तो लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो यानी कि ये इस तरह से ये जो है विशेष्य कहलाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिया की। ठीक है, क्रिया भी इंपॉर्टेंट है आपके। अब क्रिया तो देखिए इतने अच्छे तरीके से हम यहाँ पर करेंगे कि आपको कोई दिक्कत ही इसमें नहीं होने वाली है। अब क्रिया में देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, एक तो आपसे इसके जो है परिभाषा और इसके प्रकार जो है पूछे जाते हैं, और एक आपके ये पूछा जाता है कि कोई वाक्य दे दिया और उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है, 3 तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्रिया की परिभाषा की हम बात करें तो देखिए जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई शब्द है जिससे कोई काम का करना या होना जो है पाया जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जो है क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए लड़का पढ़ता है, अब देखिए लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है भाई, पढ़ता है, इससे इसके काम का जो है पता चल रहा है कि ये क्या काम कर रहा है, यानी कि पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ता है, तो ये एक क्रिया है। जैसे रामू सोता है, यानी कि रामू के सोने का जो है काम का यहाँ पर पता चल रहा है, और बच्चा खेल रहा है यहाँ पर, यानी कि खेलने का जो इसका पता चल रहा है। इन वाक्यों में देखिए पढ़ता है, सोता है और खेल रहा है, क्रिया के बोधक है और इनसे जो है कार्य होने का बोध हो रहा है, तो ये जो है क्रिया की परिभाषा होगी। इसके बाद अब क्रिया के भेद की बात करेंगे। तो देखिए क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं, एक तो होता है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अब बात करेंगे हम सकर्मक क्रिया की। तो देखिए अगर बात करें इस शब्द के अर्थ की, तो स का मतलब होता है सहित और कर्म का मतलब कर्ता जो है, यानी कि यहाँ पर हम बात करें, देखिए जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया में कर्म अवश्य रहता है। जैसे देखिए
क्रिया का यानी कि कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर बात करें उदाहरण की कि रमाकांत पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य में जो है पढ़ता है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। इसलिए जो पुस्तक है वो कर्म है और पढ़ता है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। मतलब रमाकांत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, रमाकांत जो है पुस्तक को पढ़ रहा है, तो इसका जो क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर। यानी कि वो पढ़ क्या रहा है भाई, रमाकांत को तो नहीं पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। तो यानी कि इसका जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है पढ़ना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वैसे देखो दूसरे में है बालक दूध पीता है। अब देखिए बालक जो है दूध को पी रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दूध पर। तो देखिए दूसरे वाक्य में पीता है, क्रिया का फल दूध पर पड़ रहा है, इसलिए दूध क्या है, कर्म है, और पीता क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसके बाद देखिए हम एक तरीका और देखेंगे कि जिससे आप देखते ही पता लगा लोगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। इसके बाद हम बात करेंगे अकर्मक की। तो देखिए अकर्मक क्या होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़े, तो वो जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यानी कि इसमें कर्म नहीं होगा कि किसके लिए जो है काम किया जा रहा है। जैसे मान लो कि सुरेश सोता है। अब देखिए सुरेश सो रहा है भाई, यानी कि सुरेश एक कर्ता है, तो जो प्रभाव है वो सुरेश पर ही पड़ रहा है, यानी कि सुरेश सो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे घोड़ा दौड़ता है, अब घोड़ा दौड़ रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो देखिए इन वाक्यों में जो है सोता है, दौड़ता है तथा गिरता है, क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, अर्थात इनमें कोई कर्म है ही नहीं। कर्म का इसी तरह से देखिए लगना है, हंसना है, रोना है, गिरना है, टूटना है, बिछुड़ना है आदि क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए सबसे सरल तरीका हम देखेंगे कि पहचानने का। देखिए कैसे, कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि क्रिया के पहले क्या अथवा किसको लगाकर देखा जाए। यानी कि दो शब्द हैं, एक तो क्या अथवा किसको, इनको जो है हम लगाकर देखें, किस तरह लगाएंगे वो भी मैं आपको चर्चा करूंगा। लगाकर देखा जाए, यदि उत्तर में कुछ आए तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, और यदि उत्तर में कुछ ना आए तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। यानी कि हम क्या और किसको लगाकर देखेंगे। देखिए कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास है ये बालक दूध पीता है। अब इसमें हम क्या और किसको जो है यूज करेंगे, अगर हमें उत्तर मिलता है तो हम जो है वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। कैसे देखिए, क्रिया कौन सी हमारी, पीता है। अब पिता से पहले हम जो है क्या यूज करेंगे, यानी कि बालक क्या पीता है। तो देखिए आंसर हमें मिल रहा है कि बालक दूध पीता है। इसके बाद दूसरा है किसको, यानी कि बालक किसको पीता है, तो बालक दूध को पीता है, पता चल रहा है। एक है हमारा रमाकांत पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी हम यूज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि रमाकांत क्या पढ़ता है, तो हम आंसर जो है हमें मिला गया कि रमाकांत जो है पुस्तक पढ़ता है। और एक है हमारा कि रमाकांत किसको पढ़ता है, तो हम बात करेंगे कि रमाकांत जो है पुस्तक को पढ़ता है। यानी कि क्या और किसको, इसका आंसर हमें मिल रहा है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी, और आंसर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक होगी। तो ये हमने सकर्मक के लिए यूज किया, अकर्मक के लिए हम यूज करते हैं। देखिए सुरेश सोता है। अब सोता से पहले हम जो है क्या का यूज करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या सोता है। अब क्या सोता है या किसको सोता है, तो इसका आंसर मिल रहा है क्या, इसमें नहीं मिलेगा। यानी कि क्या सोता है भाई, इसका कोई आंसर ही नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि कौन सोता है, तब हम बता सकते हैं कि सुरेश सोता है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है हमें क्या सोता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। किसको सोता है, या जैसे देखिए घोड़ा दौड़ता है, यानी कि क्या दौड़ता है या किसको दौड़ता है, ये जो है यहाँ पर भी जो है ये यूज नहीं हो रहा है। जैसे देखिए गीता रोती है। अब इस वाक्य में देखो क्या रोती है का उत्तर जो है नकारात्मक है, और यहाँ रोती है अकर्मक क्रिया है। गीता दूध पीती है, इस वाक्य में पीती है क्रिया है, क्या पीती है, दूध पीती है, अतः यहाँ पर दूध कर्म या पीती है जो है क्या है, सकर्मक क्रिया है। यानी कि कुल मिलाकर आपको उस वाक्य में ये देखना है, क्रिया से पहले क्या लगाना है आपको, कि क्या और किसको। और क्रिया आप कैसे देखेंगे, क्रिया में देखिए जिस शब्द के पीछे जो है ता यूज हो रहा होगा वो आपकी क्रिया होती है। जैसे मान लो कि पढ़ता, पढ़ता के पीछे देखिए जो ता है उसको हटाकर हम ना जोड़ देंगे, ठीक है। तो पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। और जैसे मान लो पीता है, ता की जगह पर ता हटाकर हम ना जोड़ेंगे तो पीना ये हमारी क्रिया है। तो इस तरह से जो है आपको सकर्मक और अकर्मक जो है देखना है, और आपको ये जो ट्रिक है वो अच्छे से समझ में आई होगी।
इसके बाद देखिए एक आपसे ये पूछा जाता है कि अविकारी पद और अविकारी पद के भेद कितने होते हैं। तो देखिए अविकारी पद किसे कहते हैं। देखिए जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल एवं कारण आदि का प्रभाव नहीं कर पड़ता है और वे हमेशा जैसे एक रूप में ही एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय की परिभाषा ये अव्यय किसे कहते हैं, अगर आपके आ जाए अव्यय की परिभाषा तो ये आपको कर देनी है। इसके बाद है अविकारी अव्यय के भेद। अव्यय के जिसके जो भेद है 4 प्रकार के होते हैं। एक है क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, ये उसका उदाहरण है। दूसरा है सम्मत बोधक अव्यय, जैसे खुशी के मारे गला भर आया। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, इसका उदाहरण है कि प्रियांशी ने केले और संतरे खाए। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय की और यह कैसे संभव है। ठीक है, ये आपको करने हैं। इसके बाद हम उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग में देखिए आपके जो है एक आपके ये पूछा जाता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, यानी कि उपसर्ग की परिभाषा जो है आपसे पूछी जाती है। तो परिभाषा में हम बात करेंगे कि जो शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ मतलब स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर, यानी कि वे शब्द जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ रहे हैं, आरंभ में या प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द की जो है विशेषता या उस शब्द का जो है अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास है हार। ठीक है, हार एक अलग शब्द है, अगर हम इसके आगे आ जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, आहार शब्द बन जाएगा। यानी कि इसका जो है पूरा ही शब्द का अर्थ जो है बदल चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो जो शब्द यूज हो रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। जैसे मान लो और की बात करूं हम, जैसे हमारे पास क्रम है, क्रम शब्द है। ठीक है, अगर हम इसके आगे जैसे मान लो कि अनु लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, अनुक्रम बन जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। तो ये जो अनु शब्द हमने लगाया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है इसकी परिभाषा। इसके बाद देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत के मुख्य उपसर्ग कितने होते हैं। तो देखिए ये 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। ये पिछले साल आपके जो है बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया था, शायद 2022 में, कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए कि आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि जैसे मान लो आपको दे दिया कि अति उपसर्ग से जो है 2 शब्द बनाओ या 4 शब्द बनाओ, इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है। तो अति का मतलब होता है अधिक, अर्थ आपको नहीं लिखना है कि क्या अर्थ होता है। शब्द रूप आप क्या बना देंगे, जैसे अत्यधिक है, अतिरिक्त है, अति से है। इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपसे परिभाषा पूछी जाएगी, उसके बाद आपको जैसे मान लो कि कोई शब्द दे दिया, कि जैसे मान लो अभिनव शब्द दे दिया। कौन सा शब्द, अभिनव शब्द दे दिया, और वो पूछे कि इसमें कौन सा जो है उपसर्ग है, वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ से जो नव है ये हमारा एक अलग शब्द है, और अभी है ये हमारा एक अलग शब्द है। तो जो नव के साथ क्या जुड़ रहा है, अभी जुड़ रहा है, तो अभी हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है उपसर्ग होगा। इस तरह से आपको करना है। और एक आपसे जैसे उसने दे दिया कि अनु शब्द से जो है, अनु उपसर्ग से जो है 2 नए शब्द बनाओ या 4 नए शब्द बनाओ, वो आपको इस तरह से करने हैं। तो देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमने इस तरह से जो है रेड कलर से जो है टिक मार्क कर रखे हैं, आप इनको ही पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है अवेलेबल करवा देंगे। इसके बाद देखिए हम प्रत्यय की बात करेंगे। तो प्रत्यय देखिए सेम उपसर्ग का उल्टा होता है। क्या होता है, सेम उपसर्ग का। देखिए उपसर्ग का उल्टा मतलब उपसर्ग जो है शब्द के आगे जोड़ेंगे, लेकिन जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे जोड़ेंगे। परिभाषा की बात करें तो देखिए वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे हमारे पास रंग है, रंग एक शब्द है, और इसके पीछे हम मान लो ईला लगा दें तो ये शब्द क्या बन जाएगा, रंगीला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रंगीला बन जाएगा। यानी कि रंग शब्द में जो है ये यहाँ पर एक विशेषता दे दी, या इसका अर्थ जो है उन्होंने अलग कर दिया, यानी कि परिवर्तन कर दिया है। तो जो ईला शब्द हमने लगाया है यह हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए संस्कृत के प्रत्यय की हम बात करेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। तो इसमें भी देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन है, इनको आप जरूर करके जाएं। इसके बाद देखिए इसके बाद हमारे पास है संधि। अब संधि की बात करेंगे तो संधि देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है।
तो संधि भी आपके जो है ग्रामर में है। अब इसमें देखिए संधि का अर्थ जो है आपको सबको आता होगा। देखिए संधि किसे कहेंगे हम, कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। यानी कि कोई दो वर्ण को हम मिला रहे हैं जिसमें ध्वनियां हो सकती है या अक्षर हो सकते हैं, उनके मेल को ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। देखिए उदाहरण की हम बात करेंगे, जैसे मान लो कि छात्र और आवास, अगर हम इन दोनों शब्द को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, छात्रावास बन जाएगा। तो ये एक संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संधि का उदाहरण है। जैसे सु धन आगत, यानी कि सु में हम आगत जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा। और सत में हम जन जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा। तो ये संधि के उदाहरण है। इसके बाद हम संधि के प्रकारों की बात करेंगे। तो देखिए संधि के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आपको देखिए जो संधियां हैं वो ज्यादा गहराई से आपको नहीं पढ़नी है। अब स्वर संधि में भी जो है इसके भी 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। अब देखिए आपको सिंपली जो है हमने यहाँ पर टिक मार्क आपके लगा रखे हैं। ये जो शब्द है ये ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी कि लगभग लगभग जो है इन्हीं शब्दों को आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रेड कलर से जो है हमने टिक मार्क कर रखे हैं, इन्हीं को आप जो है कर लेना, इन्हीं में से आपको जो है शब्द मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने लगा रखे हैं, इसमें कर लेना आप। पूरी संधि को हमने इसमें कवर कर रखा है। अगली बात करेंगे हम समास की। समास भी आपके सिलेबस में है। तो देखिए समास का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संयोग को समास कहते हैं। अब देखिए यानी कि दो या दो से अधिक शब्द एक साथ जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। जैसे मान लो कि राम और कृष्ण, दो शब्द है यहाँ पर, राम और कृष्ण, इनको हम क्या लिख सकते हैं, राम कृष्ण। इसके बाद है विद्या का मंदिर, तो यानी कि विद्या का मंदिर है विद्या मंदिर। विद्या और मंदिर को हमने एक साथ अटैच कर दिया तो विद्या मंदिर ये शब्द बना। तो ये क्या होता है, समास होता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदों के परस्पर संयोग को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा अविभाव समास। अब देखिए हम 6 के 6 समासों को अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें देखिए अविभाव में क्या होता है कि जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा जो है संज्ञा हो, उसे ही अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय अव्यय का मतलब होगा कि जैसे हम उपसर्ग से या उससे हम इसको समझ सकते हैं। देखिए अव्यय में उदाहरण की बात हम करेंगे। देखिए प्रतिदिन, अब प्रति में देखिए प्रति यहाँ पर एक अव्यय शब्द है और दिन हमारा क्या है, एक संज्ञा है। यानी कि पहला पद तो जो है क्या होगा, अव्यय होगा, दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। जैसे मान लो कि आजन्म की बात करें हम, आ तो यहाँ पर क्या है, अव्यय है और जन्म यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। इसके बाद देखिए जैसे बे मतलब, बे और मतलब। तो अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, जैसे मान लो किसी ने प्रतिदिन दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, यानी कि प्रतिदिन में जो समास है उसका नाम लिखिए और इसका समास विग्रह कीजिए। यानी कि दो बातें जो है आपसे पूछी जाती है, एक तो उसका समास विग्रह और एक उसके समास का नाम। तो देखिए आप आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। देखिए ये हमारा समास विग्रह है, यानी कि प्रतिदिन का मतलब होगा दिन दिन, ठीक है, दिन दिन। जैसे आज जन्म है, आज जन्म का जो है समास होगा जन्म पर्यंत। इसके बाद है जैसे यथा विधि, यानी कि विधि के अनुसार, ये इसका जो है समास होगा। तो अविभाव समास इनमें जो है। तो जो उदाहरण है ये इसमें जो दे रखे उतने उदाहरण आप कर लेना, इसमें से ही आपको जो है मिल जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए हम तत्पुरुष समास की बात करेंगे। दूसरा हमारा तत्पुरुष समास। तो देखिए जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद जो है प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में जिस कारक या विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इस समास का जो है नामकरण होता है। यानी कि इसमें आपको क्या देखना है, कारक देखने हैं। क्या कारक की जो विभक्ति है वो आपको देखना है। जैसे का, की, के, को, ये शब्द जो यहाँ पर मिलेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे मान लो कि हस्त को गत, यानी कि हस्तगत। तो हस्त यहाँ पर को जो है कारक यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे अगला है स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि स्वर्ग प्राप्त। अगला है हस्त से लिखित, यानी कि से यहाँ पर जो है विभक्ति है, कारक है, तो हस्त लिखित। इस तरह से ये जो है आपके तत्पुरुष समास हो गए। और ये जो उदाहरण है इतने ही आप कर लेना, ठीक है। इतने आपके पास आपके लिए जो है सफिशिएंट पर्याप्त है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में क्या है,
जिस समास में एक पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक जो विशेष्य शब्द है यानी कि जिसकी यहाँ पर विशेषता बताई जाएगी, तो विशेषता जब बताई जाएगी तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे मान लो नील कमल, ठीक है, यानी कि नील है जो कमल। अब यहाँ पर देखिए कमल की जो है यहाँ पर क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। यानी कि इसमें विशेष्य क्या है, कमल है, और जो है विशेषण वो क्या है, नील है या नीला है। क्लियर। जैसे चरण कमल यानी कि चरण जैसे ही कमल। उसके बाद है महाजन यानी महान है जो जन, यानी कि इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो इन शब्दों में क्या होगा, आपके पास कर्मधारय समास होगा। ये उदाहरण है, इनको कर लेना, इसी में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। इसके बाद हम द्विगु समास की बात करेंगे। तो द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किसी न किसी समूह का बोध करवाता है, वहां पर जो है द्विगु समास होता है। यानी कि वे शब्द जो किसी समूह का जो है बोध करा रहे हैं और संख्यावाचक है, वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होता है। कैसे, देखिए जैसे हम चौराहा की बात करें। अब चौराहा का मतलब क्या होता है, जहां पर जो है चार रास्ते होते हैं, ठीक है, यानी कि संख्या और समूह का जो है ये बोध करा रहा है, चार रास्ते होते हैं, तो ये इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी है। अब पंचवटी यानी कि पांचवटी का जो समूह है। जैसे हम नवरात्र की बात करें तो 9 रात्रों का समूह। अब यहाँ पर देखिए समूह की बात की जा रही है, नवरात्र, तो यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। यानी कि जिसमें पहले पद में जो है संख्या आ रही है। जैसे यहाँ पर सप्त है, सप्त का मतलब होता है 7, यहाँ पर भी सप्त है। यहाँ पर दशाब्दी यानी कि 10, यहाँ पर शताब्दी यानी कि शत मतलब 100, यहाँ पर सप्तऋषि यानी कि 7, यहाँ पर त्रि है यानी कि 3, यहाँ पर चतुर है यानी कि 4, यहाँ पर दोपहर यानी कि 2 पैरों का समाहार। तो इस तरह से जहां पर संख्या आ रही हो और वो किसी बोध करा रहा हो किसी समूह का, तो वहां क्या होगा, द्विगु समास होगा। ये उदाहरण है, इनको आप कर लेना। इसके बाद जो है हमारे पास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का इसमें जो है ये तो और ही सिंपल है। इसमें क्या होगा कि जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और या शब्द का जो है लोप हो गया हो, तो वहां जो है क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यानी कि दो शब्दों के बीच में और या फिर या लगे, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे कि दिन और रात, इनको हम एक साथ लिखेंगे तो दिन रात। दाल और रोटी यानी कि दाल रोटी। धर्म और अधर्म यानी कि धर्माधर्म। तो यानी कि जो दो शब्दों के बीच में और या शब्द आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे राम, सीता और राम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीताराम। देश और विदेश यानी कि देश विदेश। तो यानी कि इनके बीच में हम और या शब्द जो है यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे, लास्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में देखिए जहां कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हो, वहां पर जो है बहुव्रीहि समास होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, किसी दूसरे के बारे में जो है बात की जाएगी। जैसे मान लो कि चतुरानन यानी कि 4 है, आनंद जिसके वह, तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा। या कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हो, जैसे देवों या देवताओं की जो है, देवी या देवताओं की जो है बात होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि चतुर्भुज यानी कि 4 है भुजाएं जिसकी वह, कौन है, विष्णु है। जैसे मान त्रिनेत्र यानी कि 3 है नेत्र जिसके, वो कौन है, शिव है। तो इन सब में जो है कौन सा बहुव्रीहि समास होता है, तो ये तो आपको आसानी से जो है आप इसको पहचान सकते हो। और ये उदाहरण है, इनको आप कर लेना, इसी में से आपके एग्जाम में जो है आ जाएंगे। इसके बाद हम मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करेंगे। तो देखिए इसमें भी हमने जो है टिक मार्क कर रखे, जैसे हमने उपसर्ग में टिक मार्क कर रखे, उनको आप कर लेना। और एक जो है आपके किताब के जो पार्ट है उनमें जो मुहावरे और लोकोक्तियां जो है यूज हो रही है, उनको आप कर लेना। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी जो है क्लास 10th की जो हिंदी की व्याकरण है वो यहाँ पर जो है पूरी इसमें कंप्लीट हमने कर ली है। और मैं समझता हूँ कि आपको जो है ये समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई जो है आपको जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लें।